नमस्कार दोस्तों, 2 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा की बातें, लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप कोई डाउट पूछना चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और एमसीक्यू वीडियोस, कुछ और मिसलेनियस वीडियोस जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्ट देंगे, उनके लिए आप मेरे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन भी कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। सबसे पहली न्यूज, चाइनीज ट्रूप्स इंगेज्ड इन प्रोवोकेटिव एक्शन अगेंस्ट। 29 अगस्त की रात को ऑलरेडी एक बवाल हुआ था। ये बोला जा रहा था कि एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है काला टॉप। अभी काला टॉप यहां पे देखें तो देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है पैंगोंग सो। पैंगोंग सो में इस समय के लिए देखा जाए तो जो एलएसी है जो कि चाइना ने बना दी है, वो बना दी है लाल वाली, जबकि इंडिया जो एलएसी मानता है वो है ये नीली वाली। हाँ, कि ये जो इंडिया वाली जो एलएसी है नीली वाली, ये ऑलरेडी इंडिया के बहुत ज्यादा अगेंस्ट में है, बट उसके बाद भी इंडिया ने इस तक स्टेटस को बना के रखा था। इस इलाके में इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी, बट इस इलाके में पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर दिया गया। फिंगर 4 से लेके 5, 6, 7, 8 यहाँ हर जगह पे चाइना ने अपने डिफेंसेस को सील कर लिया है। इस पैंगोंग सो का नॉर्दर्न बैंक इधर है, सदर्न बैंक इधर है। इस सदर्न बैंक पे यहां कहीं पे आपकी काला टोप की पहाड़ी है। इन पहाड़ियों पे पहले चाइनीज सोल्जर्स ने अपने कैमरे वगैरह तैनात कर दिए गए थे। कुछ किसी को अगर आके रुकना हो तो उसके जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं वो कर दिए थे। जितने भी कैमरे वगैरह यहाँ पे तैनात थे, इंडियन आर्मी ने चढ़ के इन कैमरों को हटा दिया है। हुआ क्या कि 2000 सोल्जर्स इस पैंगोंग लेक को क्रॉस करके इन पहाड़ियों को ऊंचाइयों पे जाने की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले ही इंडियन फोर्सेस ने पहुंच के इन पहाड़ियों पे अपना कब्जा जमा लिया। ओके, इसको बोला है चाइना ने प्रोवोकेटिव एक्शन। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस के इस बहादुरी वाले एक्शन के बाद चाइना की तरफ से फिर से एक प्रोवोकेटिव मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पॉइंट आउट किया है। तो ये जो 29 अगस्त की रात को हुआ था, उसके बाद अगेंस्ट एक प्रोवोकेटिव एक्शन निकल के आया 31 अगस्त को। किसकी तरफ से? चाइना के पीएलए की तरफ से। ये तब निकल के आ रहा है जब ऑलरेडी ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स चल रही हैं। अब बात यह है कि बहुत सारे सोर्सेज ऐसा भी बोल रहे हैं कि देखिए, अब आर्मी पे और मिलिट्री कमांडर्स पे लेवल पे जो टॉक हो रही है उससे कुछ देखिए होने वाला है नहीं। अभी डिप्लोमेटिकली अगर कुछ रिजॉल्व किया जा सके तो किया जा सके, नहीं तो प्रॉब्लम होने लगेगी। नॉर्थ बैंक पे जो सिचुएशन है वो वही सिचुएशन बनी हुई है। चाइना और आगे घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये जो पैंगोंग सो के इस रेड लाइन के ईस्ट वाला इलाका है, यहां से लेके यहां तक का नॉर्थ बैंक वाला इलाका, इसको तो चाइना ने कब्जा ही रखा है। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि साउथ बैंक वाले इलाके को, जहां पे कुछ हद तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है। अभी इतने इलाके में कितनी जगह पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है ये तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, इतने इलाके में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने अपना कब्जा जमा लिया। तो ये पूरे के पूरे साउदर्न बैंक ऑफ दिस पैंगोंग सो को भी हथियाना चाह रहा था चाइना, बट वहां पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उसको रोक दिया है। तो अभी के लिए बॉर्डर पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट टेलकोस टू पे एजीआर। एजी क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अभी जब बात हुई एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, तो मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों, मैंने 31 जुलाई को अपना एडिटोरियल डिस्कशन अपलोड किया था, 31 जुलाई 2020 को। तो मेरे 31 जुलाई 2020 वाले एडिटोरियल पे जाइए और वहां पे टाइम स्टैम्प 37 मिनट्स 30 सेकंड से देखना शुरू करिए। वहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का एनालिसिस किया था, जहां मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया था कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कलेक्शन है वो क्यों ज्यादा है। उसको वेस्टर्न कंट्रीज से भी कंपेयर किया गया था, और क्यों इंडिया में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज टेलीकॉम कंपनी के अगेंस्ट में थोड़े से डिस्क्रिमिनेटरी हो रहे हैं, वहां पे इसकी बात करी गई थी। अब अभी के लिए ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज टेलीकॉम सेक्टर से वसूलने हैं सरकार को। ओके, ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। जहां पे भी पैसे की बात आती है, ऑब्वियसली बात है केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया था कि भैया 20 साल के अंदर ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये पेमेंट वापस करेंगी सरकार को, बहुत ग्रेडेड तरीके से इन पेमेंट को वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, 20 साल एक बहुत बड़ा समय है। अरुण मिश्रा जी ने इस बेंच को लीड किया, 3 जज की बेंच थी, इसने 42 पेज का जजमेंट दिया, जिसमें बोला कि भाई ये जो 20 साल बोल रहे हो आप पैसा चुकाने का, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप एक काम करो, पैसे को 10 सालों में चुकाओ। और ये जो 10 सालों का टाइम पीरियड है कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल
2021 से। तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को जो गाइडलाइन इशू की है कि 31 मार्च 2021 तक 10% ऑफ द टोटल ड्यूज दीजिए, तो वो तो देना ही है। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2031 तक आप हर साल इंस्टॉलमेंट पे करिए 10 साल के हिसाब से, और ये इंस्टॉलमेंट हर साल के 31 मार्च तक आ जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है? वैसे तो मैंने आपसे बोल ही दिया है, 31 जुलाई वाली एडिटोरियल में मैंने आपको समझाया, बट थोड़ा बहुत मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर होते हैं ना, इनका जो भी रेवेन्यू आता है, ये जो भी कमाई आता है, वो आता किसके दम पे? भाई ये जो फोन नेटवर्क से चलाते हैं, इनके दम पे आता है। अभी वो फोन नेटवर्क उस स्पेक्ट्रम से चल रहे हैं जिस स्पेक्ट्रम को सरकार ने इनको एलोकेट किया है। उस स्पेक्ट्रम की लाइसेंस फीस जाती है। ये लाइसेंस फीस जाती है 8% ऑफ द रेवेन्यू। इसमें ब्रेक होता है 5% प्लस 3% का। इसमें से 3% तो लाइसेंस फीस होती है, 5% जो फीस होती है वो होती है यूएसओएफ की, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। यानी इस 5% में जो पैसा आएगा, वो जो रिमोट इलाके हैं हमारे देश के, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, इस जगह पे जो जगह है जहां पे जो कॉमर्शियल टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपने नेटवर्क्स को सेटअप नहीं करती हैं, चूंकि डिमांड ज्यादा नहीं है, पैसे की कमाई ज्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड में जो भी पैसा आ रहा है, उस पैसे को इस्तेमाल करके सरकार ऐसी जगहों पे जहां पे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के लिए जाना फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है, वहां पे सरकार पैसा खत्म करके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को लगवाएगी। तो लाइसेंस फीस 8% है। सिर्फ लाइसेंस फीस नहीं है दोस्तों, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस वेरी करते हैं 1% से लेके 8% के बीच में, 1% से 7 से 8% के बीच में वेरी करते हैं। जनरली देखा जाए तो 3 से 5%। डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का आपने स्पेक्ट्रम एलोकेट किया। अभी बोला जा रहा है कि जो ओवरऑल यूजेज चार्जेस निकल के आ रहे हैं 13 से 15% निकल के आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अब समझ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अपना एडिटोरियल डिस्कस किया था वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। यानी 8% आप लाइसेंस फीस ले रहे हो, 3 से 5% आप स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस ले रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा है। अभी ये यूजेज चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए आप रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, और रेवेन्यू वाला इशू ज्यादा बड़ा है। गवर्नमेंट बोलती है कि जो आप स्पेक्ट्रम सर्विसेज दे रहे हो उसके ऊपर जो रेवेन्यू है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, उसके अलावा आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आपके अर्निंग सोर्सेज है, जैसे आपको रेंट आता है, किसी फिक्स एसेट को आपने बेचा उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, आपके कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आपके रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, आपने फोन बना के बेचा। अभी एयरटेल कंपनी अगर अपने कंपनी का फोन बना के बेचने लगे तो उससे भी प्रॉफिट होगा। तो एयरटेल कंपनी बोल सकती है कि नहीं भाई, हम अपने हार्डवेयर वाली बनाई हुई चीज पे आपको प्रॉफिट होते, तो सरकार बोलेगी नहीं, आपके हार्डवेयर बनाई हुई चीजों पे भी प्रॉफिट लेगा, क्योंकि सरकार का क्या लॉजिक है, ये जो आपका हार्डवेयर है फोन, ये चल किसके दम पे रहा है? स्पेक्ट्रम के दम पे। अगर स्पेक्ट्रम ही नहीं होगा तो आपके हार्डवेयर बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, मिसलेनियस इनकम, यानी कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर की जितनी इनकम होगी उस पूरी इनकम के रेवेन्यू पे उसको 8% की लाइसेंस फीस और 3 से 5% का स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देना है। उसमें कुछ टेक्निकलिटी है जिससे उसको कैलकुलेट किया जाता है। टेलीकॉम कंपनीज क्या बोल रही हैं? टेलीकॉम कंपनीज बोल रही हैं कि भैया देखिए, हम आपको अपने हैंडसेट हार्डवेयर, हमने जो रियल एस्टेट चीज बेची, हम स्पेक्ट्रम यूजेज के अलावा जहां जहां पे भी अपना बिजनेस धंधा चला रहे हैं उसके ऊपर क्यों आपको लाइसेंस फीस दें? लेकिन सरकार ने बोला देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाकी बिजनेस धंधा चल रहा है वो चल तो स्पेक्ट्रम के दम पे रहा है ना। अगर स्पेक्ट्रम ही नहीं होगा तो तुम्हारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं भाई, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए नॉन कोर सोर्सेज भी आ जाएंगे। यानी स्पेक्ट्रम के अलावा जितने भी सोर्सेज हैं, आपके रियल एस्टेट हो, चाहे आप हैंडसेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई हार्डवेयर बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, वो सब कुछ आपका आपके रेवेन्यू में काउंट होगा। किसके लिए? लाइसेंस फीस को कैलकुलेट करने के लिए और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए। अभी इसके चलते पैसा बहुत ज्यादा जमा हो गया है, पेनाल्टी और इंटरेस्ट मिला के लमसम 1.4 लाख करोड़ रुपए बैठ रहा है। तो बहुत ज्यादा पैसा है। इसमें लड़ाई के चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सेंटर ने ऑप्शन दिया था कि 20 साल में पैसा दो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं 10 साल में पैसा दो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर आगे चलते हैं। जीएसटी रेवेन्यू फॉल 12% इन अगस्त एज 86,449 करोड़। तो भाई इकोनॉमी को लेके बहुत निगेटिव न्यूज चल रही है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। पॉजिटिव न्यूज क्या है कि भैया देखिए,
जुलाई में जीएसटी कलेक्शन था 87,422 करोड़ और अगस्त में है 86,449 करोड़, तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हो इकोनॉमी के लिए प्रॉमिसिंग थिंग है। ओके, फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल अगस्त 2019 जो कलेक्शन था उससे जो इस बार का जीएसटी कलेक्शन है वो केवल 12% घटा है। तो जितने बुरे हाल इस समय पे इकोनॉमी के चल रहे हैं ना, उतना बुरा डिक्रीज नहीं है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, हरियाणा राजस्थान में थोड़ा घटा है। ओवरऑल आप देखो, जो गुड्स बाहर से इंडिया के अंदर आते हैं उनमें इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ जीएसटी भी पड़ता है, तो वहां से 23% का ड्रॉप हुआ, चूंकि इंडिया का इंपोर्ट घटा है लॉकडाउन के चलते। ओके, जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के चलते जीएसटी आता है उसमें 8% की गिरावट हुई है। ओके, और कुछ जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि देखिए हर महीने ये जो आपके जिनके पास भी जीएसटी का एक रजिस्ट्रेशन है उनके ऊपर एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी ये होती है कि भैया आपको महीने के एंड पे जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करना है। अभी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने के लिए जो टाइम एक्सटेंशन है वो सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो 5 साल से कम का जिस कंपनी का टर्नओवर है वो सितंबर तक जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो उसके चलते बहुत सारे छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उनके पैसे भी आने बाकी हैं। तो कहा जा रहा है कि उतने बुरे हालत नहीं है यहाँ पे जीएसटी के। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी रेवेन्यू है ये। मतलब ये ओवरऑल सरकार की कमाई नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा ऐसा है जो अभी सरकार एक्सपोर्टरों को वापस कर देगी। आपको मैंने बताया है ना कि जो भी इंसान देश के बाहर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है तो उस पे शुरुआत में कभी कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को काउंट कराने के लिए वो जीएसटी भर देता है, और बाद में शिपिंग बिल जिसके थ्रू उसने सामान इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया उस शिपिंग बिल को सरकार को दिखा के जितना जीएसटी उसने पहले दिया था वापस ले लेता है। तो ये वाला जो जीएसटी है जो उस एक्सपोर्टर को वापस मिलेगा वो भी इस जीएसटी रेवेन्यू में काउंट हुआ है। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि ये 86,449 करोड़ रुपए पूरी की पूरी सरकार की कमाई नहीं है। ये सरकार की कमाई पूरी पूरी नहीं है, इसमें से बहुत सारा पैसा सरकार अभी एक्सपोर्टरों को और बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस को वापस करेगी। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अभी यहां पे क्या है, लोन मोरेटोरियम एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर्स से सॉलिसिटर जनरल इन सुप्रीम कोर्ट। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को फटकारा था और बोला था कि भैया ये जो 6 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया है आपने लोगों को लॉकडाउन के चलते, आप ठीक से बताइए कि क्या उस 6 महीने का इंटरेस्ट उनको माफ किया गया है या फिर नहीं माफ किया गया है, तो वो इंटरेस्ट उनसे कैसे वसूला जाएगा, ये सब बातें सरकार से पूछी थी। तो यहाँ पे सरकार के बिहाफ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए और उन तुषार मेहता ने आके सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सामने उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए आरबीआई ने अभी कुछ सर्कुलर इशू किए और उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमने बैंकों को बहुत सा रिलीफ दे रखा है। यानी ये बैंक चाहें तो इस 6 महीने के मॉरिटोरियम को बढ़ा के 2 साल का कर सकते हैं। ये बैंक चाहें तो जो इंटरेस्ट रेट कस्टमर से चार्ज किया जा रहा है उस इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये बैंक चाहें तो अगर किसी पर्सन की हाउस लोन की किस्त 25 साल की है तो उसको 35 साल की किस्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आरबीआई ने अपने सर्कुलर्स के थ्रू जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उनको बहुत सारे एवेन्यूज दिए हैं कि वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अपनी अपनी स्वेच्छा के हिसाब से जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे कि क्या रिलीफ देनी है। तो इंटरेस्ट रेट कम करना है कि नहीं करना है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे डिपेंड करेगा। जो ईएमआई पीरियड है वो बढ़ाना है कि नहीं वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे डिपेंड करेगा। 6 महीने से बढ़ा के इस मोरेटोरियम पीरियड को 2 साल का करना है कि नहीं वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे डिपेंड करेगा। जो इंटरेस्ट इस 6 महीने में एक्यूमुलेट हुआ है उसको भरने के लिए एक नया लोन देना है, या फिर जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो उसको कितनी ईएमआईज में बांटा जाएगा, इन सब चीजों को करने की ताकत उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की है जिसने लोन बांटा है। तो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, आरबीआई ने इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से बोल दिया कि भाई आप डिसीजन लीजिए, अगर आप डिसीजन लेंगे तो आप अपनी इकोनॉमिक फाइनेंसेस के दम पे लेंगे। तो जो भी डिसीजन लीजिए वो आप इस हिसाब से लीजिए कि आप इकोनॉमिकली सस्टेनेबल रहो। अब ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला गया। अभी आरबीआई ने तो छूट दे दी है इन कॉमर्शियल बैंक्स को कि आप अपने हिसाब से करो, बट कॉमर्शियल बैंक्स तो प्रॉफिट पे चलते हैं ना, वो तो उतना ही आराम देंगे जितने में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ना जाए।
तो बहुत ज्यादा आराम की उम्मीद करना बेकार है। तो कुल मिला के जितना भी ये एक्सटेंशन मिला था ना इंटरेस्ट ना देने का, वो इंटरेस्ट तो लोगों को चुकाना पड़ेगा। अभी वो अभी से ईएमआई पे करके चुकाएंगे, एक नया लोन पे करके चुकाएंगे, या जो 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 भी उनकी पेमेंट है उसको रीशेड्यूल करेंगे, वो एक अलग बात है। समझ गए? तो मतलब सरकार ने यहाँ पे कोई भी फ्री पैसा नहीं बांटा है। जो 6 साल का आपको ईएमआई किस्त वगैरह देनी थी ना, वो आगे भी देनी है। अभी आगे दोगे आप, कितने इंटरेस्ट के साथ दोगे, एक अलग लोन के साथ दोगे, वो अपनी बैंक के ब्रांच मैनेजर से पूछो जाके, वो बताएगा। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ना गवर्नमेंट फ्री बांटने के चक्कर में है, ना आरबीआई फ्री बांटने के चक्कर में है, और ना ही शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक फ्री बांटने के चक्कर में। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक तो और ज्यादा प्रॉफिट मोटिव पे काम करती है। और अगर आपको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मोटिव समझना है तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए, हाउ ऑपरेशन ट्विस्ट कैन रिड्यूस बॉन्ड यील्ड। अभी कल ही मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स में बताया था कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, वो बढ़ रही हैं, जिसके चलते रेपो रेट कम होने की वजह से जो पैसा सरकार के पास आया था, जो पैसा आरबीआई ने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को दिया था, सरकार के पास नहीं, रेपो रेट कम हुआ। उस रेपो रेट के कम होने की वजह से आरबीआई ने बहुत सारा पैसा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को कम में दे दिया। अभी वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ने लोगों को क्यों नहीं दिया, और उसके चलते बॉन्ड यील्ड कैसे बढ़ गई, और उसके चलते सरकार को ऑपरेशन ट्विस्ट कैसे लॉन्च करना पड़ा, इसके लिए मेरी इस वीडियो को देखिए। ये सिर्फ चैनल मेंबर्स को अवेलेबल है, तो आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपके काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, आसाम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल 83,000 पेंडिंग केसेस। भैया स्टेट गवर्नमेंट का सेशन चल रहा होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया कि कितने डी वोटर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने जवाब दिया 83,008 डी वोटर्स हैं। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि डी वोटर्स कौन है। तो डी वोटर्स वो लोग हैं जिनको आसाम के इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने। उस इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि भैया आसाम के इलेक्टोरल रोल्स में ये लोग नहीं है, ये फॉरेनर्स हैं। ठीक है। फरवरी में आसाम गवर्नमेंट ने बोला था कि लगभग 1.13 लाख डी वोटर्स हैं। ओके, अभी के लिए उन्होंने बोला है कि 83,008 डी वोटर्स हैं। अभी जब एक पर्सन को डी वोटर डिनोट कर दिया जाता है तो उसके बाद होगा क्या, उस डी वोटर को भेजा जाएगा एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास, और वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल ये डिसाइड करेगा कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिया का सिटीजन है कि नहीं है। तो आसाम गवर्नमेंट ये बोल रही है कि फरवरी में 1.13 लाख डी वोटर थे, अभी के लिए 83,008 डी वोटर हैं। तो ये 83,008 डी वोटर इंडिया के सिटीजन है कि नहीं है, इस चीज पे फॉरेनर ट्राइब्यूनल का डिसीजन देना बाकी है। अभी फॉरेनर ट्राइब्यूनल में 221 फॉर्मर जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और लॉयर्स को एज मेंबर बैठाया है सरकार ने, लेकिन चूंकि कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो ये फॉरेनर ट्राइब्यूनल काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि लगभग 19.06 लोगों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से निकाल दिया गया। जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हुआ आसाम में तो शुरुआत में 3.3 करोड़ लोग थे, बाद में पता चला कि भैया 3.11 करोड़ लोगों को एनआरसी में जगह मिली और लगभग 19 करोड़ 6 लाख लोगों को एनआरसी में जगह नहीं मिली। तो ये बोला गया कि ये जो 19 करोड़ 6 लाख लोग हैं ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, ये जहां से भी आए इनको वापस भेजो। तो बांग्लादेश से आए तो बांग्लादेश से वापस भेजो, म्यांमार से आए तो म्यांमार से वापस भेजो। देखिए यहाँ पे लोकेशन, आसाम यहाँ पे आपको कलर्ड नजर आ रहा है। आसाम की बाउंड्री वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ यहां बन रही है धुबरी में, फिर इधर चचार में बन रही है, करीमगंज में बन रही है। यहां से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन होता है आपका आसाम के अंदर। तो आसाम में कहा जाता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ गए। अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ बांग्लादेश से आए, म्यांमार से भी आ गए हैं। आपको पता है ना, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे फ्री मूवमेंट रेजीम है। ये दोनों लोग एक दूसरे के इलाके में 15 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इस फ्री मूवमेंट रेजीम का फायदा उठा के बहुत सारे लोग म्यांमार के आसाम में आके सेटल हो गए। तो ये सब फॉरेनर्स हैं। अभी इस चीज को आइडेंटिफाई करके ये फॉरेनर्स इनको बाहर भेजना है, लेकिन बाहर भेजने का प्रोसेस बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस में आप आइडेंटिफाई करोगे कौन फॉरेनर है कौन नहीं है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप उसको फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास भेजोगे। फॉरेनर ट्राइब्यूनल ये डिसाइड करेगा वो सिटीजन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो कहाँ का सिटीजन है, और कहाँ का सिटीजन है उसके बाद उस कंट्री के साथ आप लीगल प्रोसीडिंग शुरू करोगे और बोलोगे कि भैया अपना सिटीजन वापस बुला लो। तो सिटीजनशिप छीनने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है,
और अभी के लिए प्रॉब्लम ये चल रही है कि भले ही एनआरसी पब्लिश हो गई है जिसमें 3.11 करोड़ लोगों को जगह मिली है, 19 करोड़ 6 लाख लोगों को जगह नहीं मिली है, उसमें भी आसाम की स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भैया देखिए, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे 20% लोगों को जिसको आपने एनआरसी में इंक्लूड किया है, इनका रीवेरिफिकेशन कराइए, और पूरे आसाम में 10% लोगों का रीवेरिफिकेशन कराइए। यानी ये जो 3.11 करोड़ लोगों को आपने आसाम की जनता में शामिल कर दिया है, इसमें से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो इनमें से वो लोग जो कि बॉर्डर इलाकों में रहते हैं उनमें से 20% का रीवेरिफिकेशन होना चाहिए, और जो लोग बॉर्डर इलाकों में ना रह के आसाम के इंटीरियर्स में रहते हैं वहां पे 10% का रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। ये किसका बोलना है? ये आसाम की स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है, 1020 रीवेरिफिकेशन, क्योंकि उनका बोलना है कि एनआरसी में अभी भी आपने कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लिया है जो कि इंडिया के नहीं है, इनको बाहर निकालो। तो ये सब बातें दोस्तों यहां पे कही जा रही है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको काम आएगा। फिर भैया जयशंकर जी और राजनाथ जी, ये है एक्सटर्नल अफेयर्स, ये है डिफेंस मिनिस्टर। ये भाई रशिया और चाइना के काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं इस हफ्ते। तो एक मीटिंग है, मीटिंग किसकी है? शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट की। 2+2 टॉक्स होगी। 2+2 टॉक्स में क्या होता है? डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दो कंट्रीज की आपस में बैठ के बात होते हैं। और यहाँ पे तो रशिया चाइना दोनों के डिफेंस, इनफैक्ट जितने भी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है सब मिल बैठ के काम करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या जयशंकर साहब वांग यी के साथ बैठेंगे जो कि आपकी चाइना के हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज होनी थी, मिलिट्री एक्सरसाइज होनी थी अस्त्रखान में, रशिया होस्ट कर रहा था। इस मिलिट्री एक्सरसाइज से इंडिया ने अपनी मिलिट्री को बाहर खींच लिया, जो कि बहुत अजीब सा हो जाता अगर इंडिया इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर लेता। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो गलवान वैली में अभी लड़ाई हुई, हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। उसके बाद अभी आप देखिए फिंगर 4 के पास फिर लड़ाई हो रही है फॉर द नॉर्दर्न साइड ऑफ पैंगोंग सो। चुशल में हालत बहुत खराब है। देवसांग प्लेन्स में तो 900 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना हथिया के बैठा है। तो जहां पे एक तरफ आर्मियां आमने सामने खड़ी हैं, लड़ रही हैं, दूसरी तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज में दोस्ती की तरह आपस में मिल बांट के एक्सरसाइज करो, तो वो सही नहीं है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है, इस रशिया द्वारा होस्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज से इंडिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है। लेकिन फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर वाली जो 2+2 मीटिंग है उसमें ये लोग जा रहे हैं। अभी सामने सामने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे कि नहीं, जयशंकर साहब वांग यी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तो देखिए समय बताएगा। एट द सेम टाइम एक और मीटिंग होने वाली है इंडिया और यूएस की। तो ये इंडिया और यूएस की 2+2 मीटिंग है, ये भी अक्टूबर में होगी। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये सामने बैठ के आपस में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये 2+2 फॉर्मेट डायलॉग अक्टूबर में होने वाला है, और अभी जो शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाला है वो रिसेंटली इसी वीक होने वाला है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। एक और न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया और रशिया ने मिलकर अंडमान सी में नेवल ड्रिल्स किए। ओके, ये जो अंडमान सी है ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। ये आपको नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये रहा अंडमान सी। अंडमान सी के किनारे पे आपको बर्मा म्यांमार नजर आ जाएगा, थाईलैंड नजर आ जाएगा, इधर मलेशिया है और इधर इंडोनेशिया है। हालांकि आप बिल्कुल देखो तो बिल्कुल जो अंडमान सी के नेबरिंग कंट्रीज है वो है म्यांमार और थाईलैंड। अभी इसी अंडमान सी के पास इंडिया और रशिया की नेवल शिप्स ने आपस में जो भी नेवल एक्सरसाइज है वो करी है। क्या नाम रखा गया इस नेवल एक्सरसाइज का? इंदिरा 2020। अच्छा, एक्चुअली अभी करी नहीं है, ये होने वाली है। अभी रिसेंटली जो एक्सरसाइज हुई थी वो यूएस के साथ हुई थी। तो ये जो इंदिरा 2020 है ये अंडमान सी में होगी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास। कौन कौन इसमें एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करेगा? इंडिया और रशिया। सितंबर 4 और सितंबर 5 को ये एक्सरसाइज होगी। ओके, कोविड-19 के बाद पहली बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया की। कावकास 2020 जो कि अस्त्रखान में हो रही है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है रशिया में। इसमें से इंडिया ने ये बोल के कि भैया कोविड-19 पैंडेमिक फैला है, अपने आप को वापस खींच लिया, जबकि असली वजह ये थी कि चाइनीज ट्रूप के साथ जो हमारे ट्रूप्स लड़ रहे हैं उसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को यहां से बाहर खींचा है। अच्छा, ये जो अंडमान सी वाली लोकेशन है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास, ये वही लोकेशन है जहां पे एक पैसेज एक्सरसाइज हुई थी जिसको पासेक्स भी बोलते हैं, जिसमें यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस निमिट्स ने इंडिया की नेवी के साथ मिलकर ये जॉइंट ड्रिल कराई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास। अब ये जो इंडियन ओशन वाला इलाका हो गया ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव इसलिए हो गया क्योंकि जो चाइना की एक्टिविटी है इंडियन ओशन रीजन में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस भी खोल लिया है दीजिबूती में 2017 में। तो अभी आप देखोगे चाइना की जो पेट्रोलिंग है इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा हो गई। हालांकि चाइना ये बोलता है कि एंटी पायरोसी पेट्रोल्स हम करते हैं, बट पेट्रोलिंग ज्यादा हो गई, तो इसीलिए इंडियन नेवी का इस इलाके में एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। अभी टर्की के और ग्रीस के बीच में बातचीत की बात हो रही है। टर्की और ग्रीस आपस में वर्बल स्पैट्स भी कर रहे हैं। दोनों ने अपने रिसर्च वेसल्स को भी डिप्लॉय कर दिया ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ओशन में, और दोनों ने अपने रिसर्च वेसल्स के साथ साथ अपने अपने जो वॉरशिप्स थे उनको भी डिप्लॉय कर दिया। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई किसी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है नेचुरल सोर्सेस की वजह से। और ये नेचुरल सोर्सेस मिले हैं साइप्रस के बीच में और ग्रीक आइलैंड ऑफ क्रेटे के बीच में। अभी इसका हम नक्शा देखें तो यहाँ पे देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ग्रीस, इधर नजर आ रहा है टर्की, ये रहा आइलैंड ऑफ क्रेटे, ये रोड से, और अंदर चले जाओगे ना तो आपको अंदर नजर आएगा कौन सा आइलैंड, वो कौन सी कंट्री, साइप्रस। अभी ये जो पूरा पूरा इलाका है दोस्तों, ये पूरा इलाका, इस इलाके में बहुत सारे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मिले हैं। अभी आप ग्रीस से इस तरफ चले जाओगे तो इधर पड़ता है इजिप्ट, टर्की से इस तरफ चले जाओगे तो इधर पड़ता है लिबिया, ठीक है। और ये यहां पे आप कह सकते हो कि दोनों की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, या फिर आप कह लीजिए कि दोनों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है टर्की का और ग्रीस का, वो ओवरलैप कर रहा है। अभी ओवरलैप के चक्कर में यहां बहुत सारे ऐसे नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं जिनको टर्की भी क्लेम कर रहा है, जिनको ग्रीस भी क्लेम कर रहा है। तो लड़ाई की सी स्थिति बनती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले टर्की ने जब इस इलाके में अपना रिसर्च वेसल भेजा ओरुक रीस, ये ओरुक रीस याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो अपने रिसर्च वेसल ओरुक रीस के साथ इन्होंने कुछ वॉरशिप्स भी भेज दिए। ये ओरुक रीस जो रिसर्च मिशन था, ये गैस और ऑयल रिजर्व ढूंढने गया था, तो इसको ओरुक रीस मिशन बोला गया है। इस ओरुक रीस मिशन को याद रखिएगा। तो ग्रीस और टर्की के बीच में कुछ प्रोवोकेटिव एक्ट्स हो रहे हैं। अब चूंकि टर्की बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है और इस इलाके में जो गैस रिजर्व्स मिले हैं, कहा जा रहा है कि ग्रीस अगर उन गैस रिजर्व्स का खनन करता है तो ग्रीस इन गैस को यूरोपियन यूनियन में बेच देगा। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ग्रीस की मदद कर रहा है। आप देखोगे तो ग्रीस और टर्की दोनों नेटो अलाइज हैं, बट ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन है वो थोड़ा थोड़ा ग्रीस की तरफ झुका नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टर्की सेक्लूडेड फील कर रहा है। उसके चक्कर में टर्की अब चाहता है कि ग्रीस के साथ बैठ के एक टेबल पे हम लोग बातचीत करें और इन रिसोर्सेस को बराबर बराबर से बैठ के खाएं। मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मिल बांट के खाएं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। फाइनल आर्टिकल है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैनल ऑन इंडेक्स लिंक्ड लाइफ प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो इंश्योरेंस ऑपरेटर्स हैं वो बार बार इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं कि भैया देखिए, इंडेक्स लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेके आइए। इंडेक्स लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को 2013 में एडा ने बंद कर दिया था। प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल कर केसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो भी लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम्स बेची जाएंगी ना, वो किस बेसिस पे बेची जाएंगी, वो बेची जाएंगी किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को बेंचमार्क मार के। वो पर्टिकुलर इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स आपका 10 इयर्स की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, उनका बेंचमार्क प्रीमियम रेट भी हो सकता है। तो किसी भी एक चीज को बैकग्राउंड में रख के उसके हिसाब से इंश्योरेंस की स्कीमों को बेचा जाएगा। तो उसके नीचे का इंडेक्स जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा उस हिसाब से वो प्रोडक्ट भी परफॉर्म करेगा। अभी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वैसे तो ये प्रोडक्ट पब्लिक के लिए भी अच्छा माना जाता है, पब्लिक भी इसकी तरफ बहुत इंटाइस होती है, और ये प्रोडक्ट जो आपके इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि इस प्रोडक्ट में ये बोला जाता है कि कल की डेट में कोई बवाल हो जाता है, कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, कोई ऐसा भयंकर पेंडेमिक आता है जिसके चलते इकोनॉमी पूरी डूब जाती है, तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर के ऊपर नहीं आएगी, लोगों के ऊपर आ जाएगी। इसीलिए एडा ने क्या किया है कि एक पैनल अपॉइंट किया है, 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप। ये 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप ये बताएगा कि क्या इंडेक्स लिंक्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को हम चालू कर सकते हैं, और अगर चालू कर सकते हैं तो क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किस तरीके के वो प्रोडक्ट्स होंगे, वहां पे कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको इंडेक्स लिंक्ड लाइफ प्रोडक्ट्स बताया है। इसको अलग से समझाने की जरूरत है, और आगे आने वाले समय में ये जो टॉपिक है ना, इंडेक्स लिंक्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, ये बहुत न्यूज में रहने वाला है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन पीपीटी में इंक्लूड कर दी है।
इंडेक्स लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर बताऊंगा। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने में मुझे भी टॉपिक बनाना पड़ेगा। जो प्रीवियस इंस्टेंसेस है दुनिया भर में जहां पे इस तरीके की स्कीम्स को लागू किया गया, उनकी क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां, इंडिया में 2013 से पहले क्या ऐसी बुरी चीज हो गई थी कि इसको इंडिया में बंद कर दिया गया और अब 2020 में फिर से लाने की बातचीत करी जा रही है, ये सब समझाना पड़ेगा। तो अभी के लिए लेक्चर खत्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।